हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है वीट प्रॉब्लम्स। ये है चैप्टर फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो भी आपके व्यूज़ होते हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनसे मेंशन कीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में मैं जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वीडियोज़ आगे बना पाऊँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जस्ट इतनी ही रिक्वेस्ट है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर वीट प्रॉब्लम्स। सबसे पहले जो एक टर्म थी वीट, इसको दिया किसने था, यूज किया गया था ये जेथरो टल के द्वारा। वीट क्या होता है? एक अनडिजायरेबल प्लांट होता है जो कि मेन प्लांट के साथ, मेन क्रॉप के साथ ग्रो करता है, जो कि छीनता है उसके मेजर जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो न्यूट्रिएंट्स को छीनता है। प्लांट के वाटर, लाइट, प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, सब कुछ जो भी प्लांट को मिल रहा है, क्रॉप को मिल रहा है, वो ये छीनता है। इसमें क्या होता है? कंपटीशन होता है, जो कि एडवर्सली कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है और उसे कम भी करता है। चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है वीट के बारे में जानते हुए। सबसे पहले तो ये अनवांटेड प्लांट होते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जो आउट ऑफ द प्लेस जाके उगते हैं। कभी कभी ये नॉक्शियस या पॉइजनस भी हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये इंटरफेयर करते हैं मेन प्लांट के साथ, ताकि ये उसके न्यूट्रिएंट्स को, उसके इम्पोर्टेंट वाटर, लाइट, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको छीन के उसकी रिक्वायरमेंट्स को अपने अगेंस्ट यूज करने के लिए। अब हम वीट को डिफाइन करेंगे तो ये सिंपली डिफाइन कर सकते हैं हम कि अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट है। अनवांटेड जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अनडिजायरेबल जिसकी हमें कोई डिजायर नहीं है, जो कि इंटरफेयर कर रहा है किसके साथ? लैंड और पानी के जो भी यूटिलाइजेशन है उसके अगेंस्ट, और एडवर्स इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है क्रॉप को भी और उसके अराउंड ह्यूमन जो भी इन्वॉल्व है। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया किसी भी प्लांट का कि वो वीड बन जाए। क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला है कि कैरेक्टरिस्टिक हैबिट ऑफ द प्लांट। जो भी प्लांट, मेन प्लांट है, उसकी हैबिट के अगेंस्ट वो कर रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी हैबिट। दूसरा, रिलेटिव पोजीशन, कहाँ पे वो ग्रो कर रहा है। तीसरा है टाइम ऑफ अकरेंस, कब वो हो रहा है। जब प्लांट, मेन क्रॉप ग्रो कर रही है, क्या उसके साथ ग्रो कर रहा है या उसके थोड़ा सा ग्रो होने के बाद ये ग्रो कर रहा है, तो कौन सा टाइम है उसकी अकरेंस का। तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं किसी भी प्लांट के वीड बनने के लिए। तो क्राइटेरिया किसी भी प्लांट का वीड बनने का क्या है? ये तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीट को लेकर के। इसमें पहला आता है, बेसिस है साइट ऑफ प्रीडोमिनेंस, कहाँ पे वो पाया जाता है। जैसे कि ऑब्लिगेट वीट होती है, एक होती है फैकल्टेटिव वीट। आगे भी आएंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम, पहले हम इन्हें देखते हैं। ऑब्लिगेट का एग्जाम्पल है कॉर्नवॉल्वुलस, और आपके फैकल्टेटिव का एग्जाम्पल है ओपुंशिया। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या कहती है? ये वो वीड्स होती हैं जो ग्रो करती हैं सिर्फ एसोसिएशन में, किसके साथ? मैन और एग्रीकल्चर के साथ। कभी भी ये आपको वाइल्ड फॉर्म्स में नहीं पाई जाएंगी। ये ऐसी वीड्स होती हैं जो कि एग्जाम्पल है, जैसे कि चीनोपोडियम, और एक आप यहाँ देख सकते हैं। फैकल्टेटिव वीड क्या होती है? ये ग्रो करती है, वाइल्ड में भी ग्रो कर सकती है और ये कल्टिवेबल हैबिटेट में भी ग्रो कर सकती है। मतलब एग्जाम्पल जैसे कि आर्जिमोन मैक्सिकाना है, यूफोर्बिया है, ओपुंशिया है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑन द होस्ट। होस्ट पे डिपेंडेंस के बेसिस पे क्या क्राइटेरिया रहता है? जैसे कि एक है आपका टोटल, इसमें आते हैं आपके मेन चार इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस। पहला है टोटल रूट पैरासाइट, जिसे भी होलो रूट पैरासाइट कहा जाता है। दूसरा आता है टोटल स्टेम पैरासाइट, जो कि स्टेम पैरासिटिक होता है। तीसरा आता है सेमी रूट पैरासाइट, और चौथा आता है सेमी स्टेम पैरासाइट। इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है सेपरेटली, जिसमें मैंने डिफाइन किया है सबको। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें, ओरोपैंके एग्जाम्पल है टोटल रूट पैरासाइट का, जिसे होलो रूट पैरासाइट कहते हैं। होलो मीन्स कंप्लीट, टोटल। स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल आता है कसकटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे। थर्ड आता है सेमी रूट पैरासाइट, जैसे कि स्ट्राइगा, जो कि सेमी रूट पैरासाइट है। और चौथा है सेमी स्टेम पैरासाइट, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप वर्ड वाइड देख सकते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ द बोटानिकल, या फिर उसका मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, बाहर से दिखने में प्लांट कैसा है। तीन तरह का होता है इसमें, ग्रास हो सकती है, वो सेज हो सकती है, वो ब्रॉड लीफ हो सकती है। कहने का मतलब है
ग्रास यानी कि सिलेंड्रिकल हॉलो स्टेम होती है जिसकी नोड्स इंटरनोड्स सब कुछ डिफाइंड रहती हैं, ग्रास की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है। लीफ नोड से इमर्ज करती है, फाइब्रस रूट्स होती हैं, ग्रामिनाई फैमिली को बिलोंग करता है। एग्जाम्पल में आपका आ गया एकाइनोक्लोआ, फेलारस माइनर, ठीक है, ये सारी वीड्स इस ग्रुप को बिलोंग करती हैं। अगला आता है आपका सेजेस। सेजेस क्या होती हैं? ये ट्रायंगुलर स्टेम होती है, जनरली इनकी नो नोड्स अवेलेबल, बहुत बड़े लंबे लंबे इंटरनोड्स होते हैं, लीफ जनरली एट द टॉप पाई जाती है, और साइप्रेसी फैमिली को जनरली बिलोंग करते हैं। नो ब्रांचेस, यूजुअली इनकी 3 लीव्स होती हैं ऊपर से। पिथ इनका प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल है इसका साइप्रस, जिसे मोथा कहा जाता है। तीसरी आती है ब्रॉड लीफ। ब्रॉड लीफ मतलब चौड़ा पत्ता, सिंपली है। इसमें लीफ ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं स्टेम में, सिलेंड्रिकल स्टेम होती है, यूजुअली टैप रूट्स रहती है इनकी। जनरली जितनी भी डाइकॉट वीड्स हैं, जैसे कि चीनोपोडियम एल्बम है एग्जांपल फॉर मेन पर्पस, तो वो एग्जांपल इसका इसके अंडर फॉल करता है, ब्रॉड लीफ वीड के अंडर। अगला है सीजन के हिसाब से। अब यही वीड्स डिफाइन हो जाती है, खरीफ सीजन की वीड है, रबी सीजन की वीड है, इस तरीके से। तो खरीफ के भी आप इन्हीं वीड्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यूफोर्बिया, जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था, तो यूफोर्बिया खरीफ फीड में आती है। साइप्रस रोटुंडस, जैसे मोथा कहा जाता है, वो आपकी खरीफ फीड में आती है। रबी वीड्स के दो एग्जांपल देख लेते हैं, चीनोपोडियम एल्बम जिसे बथुआ कहा जाता है, और कास्काटा जैसे हमने पिछले उसमें एग्जाम्पल में देखा था, तो ये भी इसी को रबी वीड को बिलोंग करता है। रबी वीड्स मतलब जो रबी के सीजन में क्रॉप के साथ ग्रो करती है, और खरीफ मतलब जो खरीफ सीजन में वीड के साथ मेन क्रॉप के साथ ग्रो करती है। अब आता है अदर बेसिस। अदर बेसिस मतलब रिलेटिव वीड, जैसे कि वीट के फील्ड में अगर राइस ग्रो कर रही है तो वो रिलेटिव वीड हो गई, मतलब अनवांटेड प्लांट है, रिक्वायरमेंट नहीं है वीट के फील्ड में किसी राइस के प्लांट की। दूसरा एब्सोल्यूट वीड, ये वो वीड्स होती हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो कि वीड बनती है, जैसे कि साइप्रस। अगला है रोग। रोग क्या होता है? जनरली ये ऑफ टाइप क्रॉप वैरायटी को जब आप कहते हैं, रोगिंग एक एक्टिविटी होती है जिसमें मतलब खुरपी से उसको हम रिमूव करते हैं क्रॉप वैरायटी को, जो कि नॉट डिजायरेबल है प्लांट, उसे। अगला है मिमिक्री वीड। मिमिक्री वीड मतलब इसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगी वो बिल्कुल ही सिमिलर होगी किसी प्लांट के, क्रॉप प्लांट के साथ। जैसे कि वीट के फील्ड में फेलेरिस माइनर को आप ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फेलेरिस एक वीड है और वीट एक क्रॉप प्लांट है। सिमिलरली वाइल्ड राइस को आप राइस की फील्ड में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी शक्ल को मिमिक करता है, उसकी मॉर्फोलॉजी को मिमिक करता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को। अगला है वॉलंटियर वीड। वॉलंटियर वीड मतलब सिंपल, ये वो बीज हैं जो ग्रो करती हैं फॉलन सीड से, जो कि प्रीसीडिंग क्रॉप के फील्ड में बच जाने की वजह से होती है। अगला है नॉक्शियस सीड। नॉक्शियस मतलब जिसमें नॉक्शियस नेचर है, पॉइजनस नेचर है बायोलॉजी, जैसे कि पार्थिनियम। इसको अगर जनरली लोग हाथ से निकालते भी हैं तो उनके हाथ में एलर्जीज हो जाती है, तो ये वो अलग कैटेगरी है। अब हम बात करते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन के बारे में। मेन आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि क्रॉप के और वीड के बीच में किस किस चीज का कंपटीशन होता है। सिंपल, न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करते हैं, पानी के लिए compete करते हैं, लाइट के लिए compete करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए compete करते हैं, और कहीं ना कहीं एलिलोपैथिक इफेक्ट के लिए compete करते हैं। अब हम बात करते हैं जो वीड्स नेचुरली ग्रो करती हैं, ठीक है, जो कि एबल होती है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सब एक्सट्रैक्ट कर सकती है, न्यूट्रिएंट्स, पानी, सॉइल से सब कुछ ये एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, वीड में वो कैपेबिलिटी होती है किसी भी ग्रोइंग प्लांट में। अब हमें दो चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखने की जरूरत है, एक है लीफ एरिया इंडेक्स और एक है रूट डेंसिटी। ये दो चीजें जब इंक्रीज करती हैं, इससे क्या होगा? म्यूचुअल इंटरफेरेंस बढ़ जाती है यूटिलाइज करने में ग्रोथ फैक्टर्स। जो पॉपुलेशन होती है वीड्स की, जब एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा हो जाती है, ग्रो कर जाती है, बढ़ जाती है, तो हमें रिजल्ट इससे क्या होता है कि हमें प्रोडक्शन में लॉस होता है। तो अगर कहीं पे आता है कि हमें क्यों प्रॉब्लम है वीड से, वीड अगर उग भी रही है फील्ड में, तो हमें क्या इशू है? इशू ये है कि वो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन को खाएगा, जो वीड होगा। वीड क्रॉप के साथ compete करेगा, ग्रोथ फैक्टर्स, कॉमन ग्रोथ फैक्टर्स के अगेंस्ट वो compete करेगा, और वो उस क्रॉप को नुकसान देगा। अब नुकसान की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। नेचुरली जो वीड्स ग्रो करती हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं सिंपली सॉइल के साथ, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेंगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं उसके ग्रोथ पीरियड में। वीड ने एक्सेस न्यूट्रिएंट्स अगर एब्जॉर्ब कर लिए, जो नॉर्मली एनुअल वीड्स होती हैं जिनका लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, वैसी वीड्स में
अगर वो इनिशियल के पीरियड में ही सारा न्यूट्रिएंट ले लेंगी तो मेन प्लांट को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। सिमिलरली इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाईली इन्फेस्टेड राइस की फील्ड में एकाइनोक्लोआ हो गया तो वो 60 से 80% तक तो अवेलेबल नाइट्रोजन को ही सॉइल से उठा लेगा, तो प्लांट को क्या न्यूट्रिएंट मिलेगा। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। पानी की बात करें, पानी का अपटेक कंपैरेटिवली ज्यादा होता है वीड में, वीड ज्यादा पानी सोखता है। अमाउंट ऑफ वाटर जनरली जो भी रिक्वायर्ड होता है प्रोड्यूस के लिए, वो यूनिट अमाउंट में हम देखते हैं ड्राई मैटर के अगेंस्ट, जैसे बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन रेशियो। ये जो रेशियो होता है ये वीड्स का कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है। इसका मतलब जब हम क्रॉप के साथ कंपेयर करेंगे तो जो 1 टन की प्रोड्यूस होगी, जो बायोमास होगा वीड का, उसको ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है क्रॉप के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि जब हम ड्राईलैंड कंडीशंस की बात करें, वहां पर जो सॉइल का पानी है, एब्जॉर्प्शन जो होगा वीड का, वो मेन क्रॉप को डिप्राइव करेगा पानी लेने से। इसलिए जो वीड होती है वो थ्राइव करती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक क्रॉप की, जिसको हम पीडब्ल्यूपी कहते हैं। अब इसमें मोटा मोटा हम एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं, जैसे कि एमेरैंथस जो होता है वो डिप्लीट करता है पानी को डीप सॉइल लेयर से और हाई लीफ वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है, इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगली हम बात करते हैं लाइट की। लाइट में क्या है, जनरली जो मेजोरिटी ऑफ फोटोसिंथेटिकली जो भी एक्टिव रेडिएशंस होती है, जिन्हें पीएआर कहा जाता है, वो हार्वेस्ट की जाती है वीड्स के द्वारा, जिसकी वजह से जो मेन प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस कम होता है। इससे फूड नहीं बन पाएगा। जैसे ग्राउंडनट के केस में बात करें तो उसमें सिलोशिया जैसी जो वीड्स होती हैं, एमेरैंथस जैसी जो वीड्स होती हैं, उससे शेडिंग इफेक्ट कॉज होता है, जो कि हार्वेस्ट को इंटरफेयर करती हैं लाइट की टर्म्स। तो ये इस तरीके से आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। CO2 की बात करें, जब वीट का इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है, कंपटीशन के टर्म्स में वो टर्न हो जाता है, उस समय वीड्स बन जाती हैं C4 प्लांट्स, इसलिए उनको वो डिप्लीट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को काफी काफी ज्यादा कम कंसेंट्रेशन में कंपेयर टू बाकी क्रॉप्स, तो वो नॉट गुड फॉर प्लांट है। अब हम आगे, यहाँ तक हमने बात कर ली CO2 तक, अब हम देखते हैं एलोपैथिक इफेक्ट। व्हाट इज एलोपैथिक इफेक्ट? सिंपली हम समझते हैं, कुछ वीड्स को बहुत नॉर्मल टर्म्स में हम इसे समझते हैं कि कुछ वीड्स कुछ केमिकल निकालती हैं जिनका एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है क्रॉप में। ठीक है, जैसे कि एग्रोपाइरोन, सोरघम, लेंटाना, साइप्रस, यूफोर्बिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द जो भी एक्सट्रैक्ट होता है राइजोम का, जैसे कि एम्ब्रोशिया के केस में, इससे जर्मिनेशन और सीडलिंग की ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। जो ये एक्सुडेट्स होते हैं रूट के कई केसेस में, वो टॉक्सिक होते हैं मेन क्रॉप के लिए। इससे क्या होगा, क्रिटिकल जो पीरियड होगा क्रॉप और वीड के कंपटीशन का, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और इसकी वजह से जो मेन नुकसान होता है वो होता है कि जो फुलफिल्ड ग्रोथ जो होती है प्लांट की, वो नहीं हो पाती। अब हमने बेसिक बेसिक चीजें समझ ली, अब हम समझते हैं वीड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इनको क्या समझना हमें पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम समझने के लिए हमारे पास 12 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने एग्जाम्स में, क्योंकि कई बार सिंपली एक क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करो वीड के, और उसकी अच्छी खासी वेटेज होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले एडवर्स कंडीशंस में भी वो थ्राइव कर सकते हैं, वेजिटेटिवली स्प्रेड होते हैं, रीजेनरेट कर लेते हैं लॉस्ट पार्ट्स को, कल्टीवेटेड प्लांट के साथ compete करते हैं, इनॉर्मस नंबर ऑफ सीड्स बनाते हैं, काफी ज्यादा सीड्स बनाते हैं, वायबल रहते हैं कई बार उनके सीड्स काफी सालों तक। ऑल जितने भी वीड के सीड्स होते हैं मैच्योर करते हैं साइमल्टेनियसली। कुछ होते हैं जिनके हेयरी अपेंडेजेस होते हैं, कुछ के एलिलोपैथिक इफेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, कुछ सीड्स को फ्लशेस में प्रोड्यूस करते हैं, कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करके उसे सॉइल में छोड़ देते हैं, डोरमेंसी आती है, जब डोरमेंसी कंप्लीट हो जाती है तो प्लांट्स में करने लग जाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें जाननी जरूरी है वीट के बारे में। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई कैसे होते हैं ये, और डिसेमिनेट कैसे होते हैं। 3 तरीके हैं मेनली, बियरिंग सीड से, प्रोपिग्यूल से, उसके बाद तीनों तरीके से, मतलब दोनों तरीके से। वीड्स का डिसेमिनेशन मेनली 3 तरीके से होता है, ठीक है। या तो मेन जो मदर प्लांट है वो उसके नीचे फॉल ऑफ कर जाते हैं, या फिर एक लंबा डिस्टेंस, कभी कभी शॉर्ट डिस्टेंस, जो भी पॉसिबल होता है वो ट्रैवल करते हैं हवा के थ्रू, कई बार सॉइल के थ्रू, कई बार वाटर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, कई बार एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि वो डिसेमिनेट होते हैं।
और भी तरीके हैं, जैसे कि मैंने बताया पानी से, एनिमल्स के द्वारा, ज़ेंथियम जैसे कि एनिमल्स के साथ ट्रैवल करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, थ्रेशिंग, ये सभी एक्टिविटीज हैं, ये सभी वो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू मूवमेंट होता है वीड्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंट्रोल कैसे करें इन वीड्स को। मेन दो मेथड्स हैं, एक है प्रिवेंटिव मेथड, ठीक है, दूसरा आता है क्यूरेटिव मेथड। क्यूर करना मतलब या तो हम उसे इरेडिकेट करेंगे या तो हम उसे कंट्रोल करेंगे। प्रिवेंटिव में क्या है, प्रिवेंटिव में दो डायमेंशंस होते हैं, टाइम और स्पेस इंपॉर्टेंट है प्रिवेंटिव के केस में। मतलब प्रिवेंट अगर करना है, हमें अगर बचाव करना है तो हमें टाइमली प्रिवेंट करना पड़ेगा इन्फेस्टेशन को जर्मिनेशन से पहले, प्रायर टू जर्मिनेशन। स्पेस की हम बात करें, इंट्रोडक्शन के लिए नई एरिया में हमें उनको स्पेस उनको नहीं देनी पड़ेगी, नहीं उनके लिए स्पेस को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव मेथड्स की अब हम बात करें तो कौन कौन से मेथड्स हमारे प्रिवेंटिव बन जाते हैं, जैसे कि क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कि वीड फ्री क्रॉप सीड्स को यूज करना, जैसे कि सीड को सर्टिफाई करवाना, सर्टिफाइड सीड्स यूज करेंगे तो कई बार उसमें वीड इन्फेस्टेशन हमें नहीं मिलेगा। वीड लॉज को फॉलो करना, वीड लॉ क्या है, एक्सेप्ट कर्नाटका में है ये वीड लॉ, जिसने कि पार्थेनियम को एक नॉक्शियस वीड डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके के वीड लॉज हम बना सकते हैं स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर क्रॉप। ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि हम टिलेज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर प्लेसमेंट है, इरिगेशन है, रोटेशन है क्रॉप का, प्लांट पॉपुलेशन पे फोकस करें। ये सब तरीके हैं जिससे कि हम क्रॉप को मैनेज कर सकते हैं। अगला है वीड फ्री क्रॉप सीड्स को ग्रो करना, जैसे कि क्लियर टेस्टिंग यूज करना, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को साफ करके इस्तेमाल करना, प्रॉपर अच्छी तरीके का फार्म यार्ड मैन्योर यूज करना, ये कुछ तरीके हैं। अगला है क्यूरेटिव या रेमेडियल मेथड्स। अब आ गया हम रेमेडी, अब आ गया है फील्ड पे वीड, तो हमें क्या करना है। मैंने बताया था या तो हम इरेडिकेट कर सकते हैं या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इरेडिकेशन का मेथड है, इसमें क्या है, इसमें है सिंपली कि हम डिस्ट्रॉय कर दें इनिशियल स्टेज पे ही, अगर हमें दिख रहा है हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें, डीजेनरेट कर दें डोरमेंट को, बट वायबल सीड्स को मेथड्स कौन सा यूज करके, जैसे कि फ्यूमिगेट करके, फ्लडिंग करके, हीटिंग करके, ये मेथड्स यूज करके। अगला आ गया कंट्रोल मेथड। अब आ गया है फील्ड पे, हम कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल करने के तीन तरीके हैं, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। कल्चरल मेथड सिंपली कहता है मैकेनिकल या फिर फिजिकल मेथड, क्रॉपिंग और कॉम्पिटिटिव इकोलॉजिकल मेथड। मैकेनिकल में क्या आएगा, वीडिंग कर दे हम, ड्रेजिंग कर दे हम, चेनिंग कर दे हम, टिलेज करें, मोइंग करें, मल्चिंग करें, ये सब करें। अगला है क्रॉपिंग और कॉम्पिटिटिव क्रॉप हस्बेंड्री या फिर इकोलॉजिकल मेथड जिसे हम कहते हैं। इसमें हम क्रॉप को रोटेट करें, समर के लिए उसे फैलो छोड़ दें, कल्टीवेशन क्लीन रखें। ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि बुशिंग कल्टीवेशन है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अगला मेथड आता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड जैसे इसमें हम क्रॉप के प्लांट के साथ पैरासाइट्स को लगाएं, प्रिडेटर्स और पैथोजेंस को यूज करें। क्रॉपिंग और कंपटीशन के अगेंस्ट हम देखें पैरासाइट, प्रिडेटर और पैथोजन पे हम काम करें, जो कि बिफोर ऐसे किसी एजेंट को रिलीज करने से पहले हम टेस्ट करें और फिर हम चेक करें कि इसकी एफिकेसी कितनी है। बायोलॉजिकल मेथड का बहुत इफेक्टिव रोल होता है। बात करें जैसे इंसेक्ट की, पहला अटेम्प्ट किया गया था लेंटाना कैमरा के केस में, जो कि एक श्रब थी, हवाई से ये आई थी, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको कंट्रोल किया गया था दो बीटल्स के द्वारा। ये दो बीटल्स के नाम है जिन्होंने इफेक्टिवली सपोर्ट किया था लेंटाना के को कंट्रोल करने में, क्योंकि वो आ तो गया था फील्ड पे, बट कंट्रोल कैसे करना था वो इन्होंने बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज किया। अब हम बात करते हैं अर्जेंटीना में, सिमिलर बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। अर्जेंटीना में ओपेनशिया का कंट्रोल, प्रिकली पियर इंडिया में उसका कंट्रोल, पार्थेनियम जिसे हम कांग्रेस वीड कहते हैं, इसको सक्सेसफुली कंट्रोल किया गया था। इस तरीके से काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। साथ ही फंगस भी होती हैं, जैसे कि वाटर हाइसिंथ के केस में राइजोक्टोनिया ब्लाइट, इसको भी यूज किया गया था कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही ओपेनशिया स्पीशीज को फ्यूजेरियम के द्वारा। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वीड्स को हाईली स्पेशलाइज होना पड़ेगा इस केस में। नेटिव हैबिटेट जो हम यूज कर रहे हैं अगेंस्ट वीड, उसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, उसको एक स्टैब्लिश एनवायरनमेंट हमें ऑफर करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तीसरा है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल सिंपली इतना कुछ इसमें बड़ा नहीं है, हम केमिकली उसे कंट्रोल कर रहे हैं।
बात करें हर्बिसाइड्स को 1937 में पंजाब में यूज किया गया था कंट्रोल करने के लिए। कार्थमस को क्या यूज करके, सोडियम आर्सेनेट को यूज किया गया था। 2,4-D एक बहुत ही नामी हर्बिसाइड है जो कि फर्स्ट टाइम टेस्ट की गई थी इंडिया में 1946 में। पैराक्वाट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था केमिकल कॉन्सेप्ट वीड कंट्रोल का टी प्लांटेशन में। ऐसे ही मैक्सिमम हर्बिसाइड्स टी और कॉफी में यूज किए जाते हैं बिकॉज हर्बिसाइड्स ही एक तरीका है जो कि वहां पे कंट्रोल ला सकता है। अब बात करते हैं अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड। अब इसमें भी केमिकल जो हर्बिसाइड्स की हमने बात कर ली, इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक 16 से 17 ग्रुप्स हैं। इनऑर्गेनिक जिसमें कि फर्स्ट केमिकल्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट केमिकल जो यूज किया गया था आर्सेनिक, सोडियम, ये सब वो केमिकल्स थे। अब यहाँ पे आप ग्रुप्स देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हैं और उनके अगेंस्ट जो हर्बिसाइड्स, कुछ जो बोल्ड में मार्क्ड है वो कुछ प्रोमिनेंट है, जैसे कि पैराक्वाट, डाइक्वाट, आप बहुत ही प्रोमिनेंटली नाम सुनेंगे। पेंडिमेथिलिन, आइसोप्रोट्रियन, नाइट्रोफेन, एट्राजीन, ये कुछ काफी नामी है तो आप इन्हें यहाँ से रेफर कर सकते हैं। अगला आता है, ये कुछ इनके कॉमन ट्रेड नेम्स हैं जो कि आप रेफर कर सकते हैं। ये कॉमन नाम है, ये ट्रेड नेम है, ये इनके सीरियल नंबर्स हैं। तो इतने सारे हैं, काफी चेंज हो गए हैं, बट इस तरीके से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे कि पैराक्वाटिक है, पैराक्वाट है तो उसका एक नाम है, ट्रेड नेम, उसे कि ग्रामेक्सोन बोला जाता है, मार्केट में साइक्लोन बोला जाता है। अलग अलग कंपनी उसे अलग अलग नाम से जानती है। तो इस तरीके से उनके ट्रेड नेम्स दिए जाते हैं या रखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तरीके पे, वो तो था केमिकल के बेसिस पे। अब आता है सेलेक्टिविटी के बेस पे। मतलब कहने का क्या है, सेलेक्टिविटी मतलब कि कुछ होते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड। मान लीजिए एक फील्ड में आपका ए वीड आया है और ये मेरी जो हर्बिसाइड है ये सिर्फ इस ए वीड को मारने के लिए इफेक्टिवली डिजाइन की गई है, टारगेट करेगी। तो उस केस में जैसे कि एट्राजीन है, 2,4-D है, ब्यूटाक्लोर है, ये कुछ ऐसी केमिकल्स हैं, ऐसे हर्बिसाइड्स हैं जो कि सिर्फ टारगेट वीड्स पे काम करते हैं, तो ये सिलेक्टिव है। अगर किसी फील्ड में ये मैं आपको इस तरीके से इसे समझा सकती हूँ, जैसे किसी फील्ड में सिर्फ एक पर्टिकुलर वीड का इन्फेस्टेशन है, उस पर्टिकुलर एक वीड के लिए अगर हमें कोई केमिकल चाहिए, हमने मार्केट से 2,4-D उठाया, हमने स्प्रे कर दिया, तो वो हो गया सिलेक्टिव केस। अगला केस है कि अगर मेरे एक फील्ड में मैंने देखा कि 4 से 5 टाइप के मेरे पास वीड्स अवेलेबल हैं, तो उस केस में मैं नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड पे जाऊंगी जो कि कांटेक्ट पे काम करेगा, जबकि जो कांटेक्ट में आएगा तब काम करेगा। तो एग्जाम्पल मेरे पास जैसे कि डाइक्वाट और पैराक्वाट है, जैसे कि ग्रामोक्सोन जिसका नाम मैंने आपको बताया था। हाउएवर जो सिलेक्टिवली डिपेंड करता है हर कुछ डोज पे, कितनी डोज पे दिया जा रहा है, कितना ml पानी कितना डाला जा रहा है, तो वो सिलेक्टिवली डिफाइन किया जाता है। इस सारी कुछ डिटेल्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दे रखी हैं, ये तो मैं जस्ट आपको एक चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका ये पार्ट है, दैट्स वाई ये अभी आ रहा है इस सीरीज में। सो आप एक बार उसे रेफर कर लेंगे तो आप बेटर एक्सप्लेनेशन को समझ पाएंगे। अगला है ट्रांसलोकेशन के हिसाब से, मतलब कि सिस्टमिक हर्बिसाइड होती है और एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होती है। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड सिंपली है, सिंपली समझने के लिए कि ये वेजिटेटिव या फिर ये वीड को कंट्रोल करेगी कैसे, जब ये कांटेक्ट में आएगी। मतलब ये सिर्फ जब कांटेक्ट में आएगी तब ये इफेक्ट शो करेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत क्विकली एक्ट करता है, ऑल्दो यहाँ से इसने स्प्रे किया, कांटेक्ट में आया ये प्लांट के लीव्स के सरफेस के, वेजिटेटिव सरफेस के, और इसने उसको मार दिया। सिस्टमिक हर्बिसाइड क्या होती है, सिस्टमिक हर्बिसाइड इंटायर उसके प्लांट के सिस्टम के फ्लो करेगी, जाइलम और फ्लोएम में फ्लो करेगी, उसके पूरे सिस्टम को डैमेज करेगी। ये जनरली थोड़ा टाइम लेती है, टाइम टेकिंग होती है। जैसे ग्लाइफो सीड का एग्जाम्पल है, ये जब स्प्रे किया गया तो ये प्लांट की पूरी बॉडी में चला गया, तो उसके बाद ये प्लांट पे इफेक्ट शो करेगा। तो कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक हर्बिसाइड में ये डिफरेंस रहता है। एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट का है पैराक्वाट, सिस्टमिक का एग्जाम्पल है प्रोपिनल या फिर 2,4-D। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एक होता है प्री प्लांट अप्लाइड, मतलब कि बिफोर प्लांटिंग आप जब इसे अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि एलाक्लोर को किया जाता है, फ्लूक्लोरानिल को किया जाता है। अगला है प्री इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस मतलब कि अप्लाई किया जाता है इसको इमरजेंस ऑफ वीड से पहले कर दिया जाता है, लेकिन पोस्ट इमरजेंस के, प्री इमरजेंस मतलब कि वीड के इमरजेंस से पहले, बट क्रॉप के इमर्ज होने के बाद।
पोस्ट एमर्जेंस क्या होता है? इसको अप्लाई किया जाता है जब वीट प्रॉपरली आ चुकी है उसके बाद, जैसे कि 2,4-D। मेथड ऑफ एप्लीकेशन, अगला है मेथड ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे। कुछ होते हैं जो कि आप फोलिएज पे अप्लाई करते हो, कुछ होते हैं जो कि सॉइल पे अप्लाई किए जाते हैं, कुछ होते हैं जो कि एक्वाटिक एप्लीकेशन डिमांड करते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट है एग्जाम्पल 2,4-D। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है मेथड ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे। तो हमने सेलेक्टिविटी पे देख लिया, हमने ट्रांसलोकेशन पे देख लिया, हमने टाइम ऑफ एप्लीकेशन पे देख लिया, हमने मेथड ऑफ एप्लीकेशन पे देख लिया। एक और इम्पोर्टेंट नाम आता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्योंकि ये इसका पार्ट है तो मैं इसी को इसमें इंक्लूड कर लेती हूँ, सिंपली आपके लिए समझने की जरूरत है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट तब काम में आता है जब वीट का इन्फेस्टेशन कम होता है, कंपेरेटिव कि हम समझ जाएं कि हर्बिसाइड से कंट्रोल में आ जाएगा। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट उस केस में हम कंसिडर करते हैं लो कंसेंट्रेशंस को, जैसे कि एट्राजीन और 2,4-D का एग्जांपल है फॉर एग्जांपल। एंटागोनिस्टिक अगला है, एंटागोनिस्टिक में जब वीट का इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा तरीके से भर चुका है और सम जो कंबाइंड इफेक्ट है वो है कम कंपेयर टू द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट उस पर्टिकुलर वीड की। तो इस केस में जैसे कि 2,4-D के साथ हमने TCA को मिक्स कर, तो ये ऑल दो बहुत माइनर सा है बट ये पता होना चाहिए कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या है और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या है। सिनर्जिस्टिक क्या है दोबारा से देख लेते हैं। वीट जहां पे कम इन्फेस्टेड है, देन एक्सपेक्टेड, जब हमने एक्सपेक्ट किया है कि 100 वीड होंगी, हमें मिली 10 वीड, एक्सपेक्टेशन से कम वीड्स यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे ये रहता है कि जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ज्यादा है देन इंडिविजुअल इफेक्ट के कंपैरिजन में। जो कंबाइंड इफेक्ट बन रहा है वो ज्यादा इम्पैक्ट है। एंटागोनिस्टिक के केस में जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कम है कंपेयर टू इंडिविजुअल इफेक्ट। ठीक है। अब देखते हैं। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है तो आपको इससे बेयर करना पड़ रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, शॉर्ट नेम्स हैं। ये कुछ इनके फुल नेम्स हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मोस्टली मैंने एग्जाम्स में देखा है MCPA का क्वेश्चन, MCPA की डेफिनेशन क्या है, MCPA का फुल फॉर्म क्या है। तो ये है 2 मिथाइल 4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इस तरीके से आपको ये सभी याद करने हैं। अब इम्पोर्टेंट एक जगह है नेशनल रिसर्च सेंटर जो कि वीट साइंस का है, जहाँ कहाँ लोकेटेड है, जबलपुर में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कब आया? 1988 में। पहले डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर विष्णु मोहन भाल। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट को लेकर के। जब हम हर्बिसाइड्स की बात कर रहे हैं, केमिकल्स की बात कर रहे हैं, कमर्शियल लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें भी टेक्निकली पता होना चाहिए कि क्या टेक्निकल्स होते हैं। कभी भी ये सारी डिटेल्स आपको वैसे तो वीडियो में मिल जाएंगी, बट जस्ट मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि कोई भी आप पेस्टिसाइड का पैक देखोगे उस पे AI मेंशन्ड होता है, और जनरली ये हमें नहीं बताया जाता है या हम कभी पूछते नहीं है कि ये AI क्या है। सो बेसिकली AI क्या चीज है? किसी भी कमर्शियल प्रोडक्ट में, जैसे कि पैराक्वाट के केस में आपने ग्रामोक्सोन देखा था, वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, ट्रेड नेम है। उस ट्रेड के कमर्शियल प्रोडक्ट में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हर्बिसाइडल एक्टिविटी के लिए कि कौन सा केमिकल है, वो बनता है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट। जनरली इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज बाय वेट में या परसेंटेज बाय वॉल्यूम में। ठीक है। अब अमाउंट जो कि कमर्शियली किसी भी प्रोडक्ट में आती है या रिक्वायरमेंट रहती है जिसकी, वो कैसे होती है? रिकमेंडेड डोज। मान लीजिए रिकमेंडेड डोज है X, उसका AI है Y, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया उसको 100 से, तो हो गया आपका X/Y × 100। इस तरीके से आपका निकल गया एक्टिव इंग्रेडिएंट। फिर से देख लेते हैं। ये केमिकल है कमर्शियल प्रोडक्ट में जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी हर्बिसाइडल एक्टिविटी के लिए। तो अगर कहीं पे मेरे फील्ड में ज्यादा इन्फेस्टेशन है और मेरे पास 2 पैकेट पड़े हैं, पैराक्वाट के ही मेरे पास 2 पैकेट हैं, एक में मेरे पास AI ज्यादा है, एक में मेरे पास AI कम है, तो मेरी फील्ड में अगर ज्यादा इन्फेस्टेशन है तो मैं ज्यादा AI वाला प्रोडक्ट चूज करना पसंद करूंगी। ठीक है। अगला आता है व्हाट इज एसिड इक्विवेलेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ हर्बिसाइड्स में ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे कि फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, बट कुछ जनरली सप्लाई किए जाते हैं सॉल्ट्स या ईस्टर्स की फॉर्म में। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं रफली बताना चाहूंगी बस कि इंस्टेड ऑफ 2,4-D एसिड फॉर्म में सोडियम सॉल्ट या अमीन सॉल्ट या ईस्टर फॉर्म भी यूज की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो मीडियम है, हमने मीडियम में मॉडिफिकेशन कर दिया। सोडियम सॉल्ट का 2,4-D के केस में जो
एसिड इक्विवेलेंस है वो 92.5% है। तो इसका क्या मतलब आता है, इसका मतलब है कि 2,4-D इसमें 92.5% है सोडियम सॉल्ट में, मतलब कि इसका जो AE है वो कम है इसके AI से। इस तरीके को एक्सप्लेनेशन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बार थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस बनाने के चक्कर में ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं, आप चाहे तो इन्हें रेफर कर सकते हैं, मैंने इन्हें हटाया नहीं है, इसी में रखा है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट में 80% AE है, अप्लाई करने के लिए 2 kg AE पर हेक्टेयर क्या क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी उसके फॉर्मुलेशन के लिए। काफी टेक्निकल हो रहा है वैसे, लेकिन अब बहुत सिंपली मैं आपको समझाऊंगी। 80% मतलब कि 80 kg AE को देने के लिए 100 kg की फॉर्मुलेशन में, ठीक है। 80% मतलब 80 kg AE 100 kg की फॉर्मुलेशन में आपको चाहिए। अब आप अप्लाई कितना कर रहे हो, 2 kg, तो बनेगा क्या, यूनिटरी लगाएंगे 100/80 इंटू 2, यानी कि 2.5 kg पर हेक्टेयर आप दोगे, तो ये आपका आपने डोज दे दी कि कितना क्वांटिटी आपको फॉर्मुलेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन है, एक ने अप्लाई करना है 0.5 kg AI पर हेक्टेयर, कितना, 80% एट्राजीन का, तो क्वांटिटी बतानी है हमें एट्राजीन की जो कि हमें लगेगी। 80 kg एट्राजीन सिंपली हम समझेंगे कि ये 100 kg फॉर्मुलेशन के लिए चाहिए। 0.5 kg की अवेलेबिलिटी कैसे होगी, तो 100/80 इंटू 0.5, तो हमने निकाल दिया 0.62 kg पर हेक्टेयर। सिंपली ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको थोड़े देखने पड़ेंगे क्योंकि कई बार ये पूछे जा सकते हैं। अगला आता है, एक नाम है ओरोबैंकी और एक नाम है स्ट्राइका। ये काफी बार क्वेश्चंस बनते हैं, काफी बार आप इसे MCQ में देखोगे, काफी बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन होता है। सिंपली ओरोबैंकी है क्या, पहले हमने देखा था ये एक रूट पैरासाइट है। किसमें है ये रूट पैरासाइट, सोलेनेशियस प्लांट्स में, जैसे कि जो कि आलू की फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे कि टोमेटो है, ब्रिंजल है, सॉरी पोटैटो है, ब्रिंजल है, चिली है, टोबैको है, वो सारे इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, लॉन्ग क्रॉप रोटेशंस ली जाती हैं क्रॉप की, टोबैको क्रॉप की, वंस एवरी 3 ईयर, प्रीसीडेड बाय, उसके बाद चिली लगा दी, मिर्च लगा दी, जो कि ट्रैप क्रॉप की तरह काम करती है। इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा जो कि पैरासाइट की वजह से लॉस हुआ था। तो इस तरीके से इसको लगाया जाता है। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ओरोबैंकी का, और इसे ब्रूम रेप कहा जाता है। अगला है स्ट्राइका, जिसको विच वीड कहा जाता है। ये एक सेमी रूट पैरासाइट है जो कि सोरगम या फिर मेज या फिर शुगर केन या सनफ्लावर में मेजरली पाई जाती है। इसे बोलते हैं सेमी रूट पैरासाइट। ऑलरेडी हमने पहले भी देखा था, और थोड़ा डिटेल में हमने यहाँ से और देख लिया। कुछ हर्बिसाइड्स की यहाँ पे डिटेल्स हैं जो कि वीट के लिए स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। जैसे कि वीट के केस में ये क्योंकि पुरानी बुक का रेफरेंस है, तो हो सकता है काफी चीजें चेंज भी हुई हों, काफी चीजों के डोजेजेस भी चेंज हुए हों, तो वो आप ना देखें। रादर आप इससे बस एक हेल्प ले लें कि क्या क्या चीजें देखी जाती है, किस तरीके से। मान लो शुगर केन की क्रॉप है, एट्राजीन उसमें हर्बिसाइड दी जाएगी अगर कोई उसमें वीड है। क्या डोज होती है, 2 kg AI पर हेक्टेयर। टाइम ऑफ एप्लीकेशन PE, अच्छा सबसे हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज है कि इनका क्या मतलब है। अगर आप एक एग्रीकल्चरल स्टूडेंट हैं, आप एक टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, आपको ये पता होना चाहिए इन टेक्निकल टर्म्स के बारे में कि DAS क्या है। DAS मतलब कि डेज आफ्टर सोइंग। वीट के फील्ड में अगर आपको ये इशू दिख रहा है तो आप 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग काम करोगे। PE मतलब कि प्री एमरजेंस, एमरजेंस होने से पहले आप काम करोगे। PPI का मतलब होता है, PPI का मतलब होता है कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, साथ में ही लगा दोगे, ठीक है। DAT, एक DAT आप देख रहे हो यहाँ पे, DAT आ रहा है, DAT का मतलब डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। POE आ रहा है, POE मतलब कि पोस्ट एमरजेंस। तो इस तरीके से इन क्रॉप के अगेंस्ट इन वीड्स को यूज किया जाता है, हर्बिसाइड्स को यूज किया जाता है, सॉरी। क्या उनकी डोजेज रहती हैं, वो ये हैं, कब उनको अप्लाई करना है वो ये है। कि अब जैसे ऑयल सीड के केस में इसने बोला ग्राउंडनट, सीसेम, मस्टर्ड, सनफ्लावर और लिनसीड, ठीक है। ये सारे केमिकल्स के इन्होंने नाम दे दिए, लेकिन इसने रिमार्क में क्या लिखा कि ओनली ऑन द मस्टर्ड क्रॉप, कंट्रोल के लिए एनुअल ग्रासेस के अगेंस्ट, ये सब उसने मेंशन किया है। तो आप इसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। आई होप मैं इस चैप्टर के साथ जस्टिस कर पाई हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी एफर्ट पसंद आया है, प्लीज आई विश कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी व्यूज हैं, अच्छे बुरे,
प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, एनकरेजमेंट होगी आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए। और आप चाहें तो मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं किस चैप्टर पे वीडियो बनाऊँ या किस टॉपिक पे फ़ोकस्ड वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ जो कि आपको रिक्वायरमेंट रहे। Thank you so much for watching, guys. Please subscribe to my channel, Agree Up Videos. Thank you.